हेलो चैंपियंस। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने ही चैनल पे जिसका नाम है एडो लॉन्चर। बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज। और इसमें आज हम पार्ट 1 में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल प्लस मिक्स्ड कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है मैच द फॉलोइंग से। और हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, इनको हमें मैच करना है। पहले कॉलम में देखिए क्या दिया है, फर्स्ट मास। और सेकंड कॉलम में दिए इनके यूनिट्स। और मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है, मास का यूनिट होता है केजी। केजी क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं ध्यान पूर्वक, तो मास जो है वो भी सेम रहता है एंटायर यूनिवर्स में। और मेजर ऑफ इनर्शिया ये भी मास के लिए होगा। ठीक है, दोनों चीजें मास के लिए लागू होती है। तो हम इनमें से कौन सा लिखेंगे सर? इनमें से कौन सा लिखेंगे? आपको चेक करना है कि चार में से और कौन सी चीज है जो कि यूनिवर्स में सेम होगी या फिर इनर्शिया है। तो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्स में सेम होगा, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ मैच करेंगे इसका, क्योंकि वो सिर्फ एक ही के साथ मैच कर रहा। और मास को का मैच करेंगे हम मेजर ऑफ इनर्शिया के साथ में। तो आगे आ जाएगा यहाँ पे मेजर ऑफ इनर्शिया। मेजर ऑफ इनर्शिया, मास हमेशा मेजर ऑफ इनर्शिया के बारे में ही बताता है। और वो यूनिवर्स में भी सेम रहने वाला है। वेट, वेट, वेट का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब वेट के बारे में भी देखते हो तो दो चीजें यहाँ पे रिलेटेबल है वेट से। क्या वेट जीरो हो जाएगा सेंटर पे, और वो डिपेंड करेगा हाइट पे। तो अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरी जो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी हम दोनों लिख सकते हैं। जीरो हो जाएगी सेंटर पे, और ये भी डिपेंड करती है हाइट पे। तो आपके हिसाब से आप दोनों लिखोगे, दोनों में से कोई भी लिखोगे आंसर आपका बराबर ही पिक किया जाएगा। तो वेट क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिख लेते हैं हम जीरो एट द सेंटर। जीरो एट द सेंटर। थर्ड क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से फॉलो किया तो आपको समझ रहा होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ठीक है। और इसके लिए थर्ड कॉलम में क्या आएगा? ये रहेगा क्या? हाँ, डिपेंड्स ऑन हाइट। डिपेंड्स ऑन हाइट, डेप्थ। आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो जी जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है, सरफेस टू सरफेस डिपेंड करता है। लास्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद में ये रहेगा सेम इन द इंटायर यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो है सेम इन द इंटायर यूनिवर्स, इसकी वैल्यू सेम रहती है। कितनी रहती है सर? कितनी रहती है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ गया होगा अच्छे से। बढ़ते अगले सवाल की तरफ हमें। अगला सवाल जो हमें दिया हुआ है वो है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। और फिर क्या बोला है? विल द मास एंड weight of an object on the earth be same as their values on the Mars? क्या अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे जो है वही रहेगा कहाँ पे? कहाँ पे? मून? नो, वही रहेगा कहाँ पे? अर्थ एंड मार्स पे। अर्थ एंड मार्स पे, ये दोनों के बारे में पूछा गया है। दोनों के बारे में मीन्स मास के बारे में भी और वेट के बारे में भी। चलिए समझाते हैं इसको। देखिए मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन रहेगा, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। मास ऑफ अ रिजिड बॉडी इज रेगुलर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास दुनिया में हर जगह सेम होता है। अगर हमारा मास 50 केजी है तो पूरी यूनिवर्स में वो 50 केजी ही होगा। वो डिपेंड नहीं करता है जी के ऊपर, ये जी पे डिपेंड नहीं करता। वेट जो है वो चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस एंड इंक्लाइंस जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जीरो हो जाएगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ द अर्थ पे। रीजन क्या है? सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी जीरो होता है। मास कैन बी रिजल्टेड बाय ट्रेडिशनल बैलेंस।
तो मास को निकालना है तो कौन सा नॉर्मल बैलेंस जो है हमारा उससे भी चलेगा। वेट के लिए स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, ये फर्क हो गया। इनकी यूनिट देखो, इसका एसआई यूनिट केजी है, एसआई यूनिट केजी है और सीजीएस यूनिट ग्राम है, और इसका एसआई यूनिट न्यूटन है, सीजीएस यूनिट डाइन है, सीजीएस यूनिट डाइन है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है क्योंकि ये जी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होगा। मास डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के ऊपर मास चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है, वो दुनिया में हर जगह सेम रहेगा। वेट चेंजेस बेस्ड ऑन लोकेशन डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी इट एक्सपीरियंसेस, जगह के हिसाब से चेंज होगा और मेनली डिपेंड करेगा ग्रेविटी के ऊपर, जहाँ पे ग्रेविटी जिस तरीके से उस तरीके से चेंज होगा। मास इज मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी वेइंग स्केल, जो हमने यहाँ पे भी लिख लिया ट्रेडिशनल वाला बैलेंस, और वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाएगा। अब दूसरा सवाल जो है इनका वो पूछ रहे हैं क्या कि क्या जो मास है, क्या जो मास है अर्थ का, अर्थ के ऊपर, वही मास कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मार्स के ऊपर, और वेट जो प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर वही वेट प्रेजेंट रहेगा मार्स के ऊपर। तो देखिए हमने डिफरेंस में ही वहां पे कवर कर लिया है कि मास जो है वो सेम होगा एंटायर यूनिवर्स में, एंटायर यूनिवर्स में। तो अगर हम मास की बात करते हैं तो मास ये सेम रहने वाला है, ठीक है। देखिए मास सेम रहेगा, पूरी हर जगह सेम रहेगा, वो मार्स हो, मून हो, यूरेनस हो, कोई भी प्लेनेट हो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी सेम एज द मार्स बट इट्स वेट बोथ प्लैनेट विल बी डिफरेंट। वेट जो है वो डिफरेंट रहेगा। क्यों डिफरेंट रहेगा वेट सर? क्योंकि बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों वेट डिपेंड करता है जी के ऊपर, और अर्थ पे जो जी है वही जी मार्स पे होगा ऐसा नहीं है ना, प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। दिस इज बिकॉज weight of an object at a place depends on acceleration due to gravity. W is equal to mg, W ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा g के, मास को हटा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा g के, सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बोथ प्लैनेट डिफर, दोनों में g की वैल्यू अलग अलग रहेगी, दस इस वजह से जो वेट है तो वो भी दोनों का अलग अलग रहेगा दोनों प्लैनेट पे। सिंपल सी बात है, मास हर जगह सेम रहेगा और वेट जो है वो डिफरेंट रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज बिकॉज प्लेस टू प्लेस जी चेंज होता है, या प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू प्लैनेट जी चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ गया होगा कि क्या बताना चाहते हैं हमारे सर। नेक्स्ट है, हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई है, उन डेफिनेशंस को डिफाइन करना बहुत इजी। फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए फ्री फॉल का दिया हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू बी अंडर फ्री फॉल व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट। एक और हम समझ सकते हैं कि बॉडी जो है ओनली फॉल होगी, गिरेगी only the influence of gravitational force alone, only the influence of gravitational force alone। देखो यहाँ पे बॉडी जो है, बॉडी फॉल होगी किसमें? ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, ठीक है। फॉल ऑफ बॉडी ऐसे लिखेंगे, फॉल ऑफ बॉडी ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक की डेफिनेशन है ये, और ये जो है हमने बताई है, आप इसको भी नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है ये देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। देखो सेकेंड लॉ में बताया गया है न्यूटन के कि किसी भी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन बॉडी, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी पे लगने वाली
एक्सेलरेशन है उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल। फोर्स की वजह से क्या होगा, हमेशा फोर्स की वजह से होगा एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका सिंबल रहता है जी, जिसका यूनिट रहता है बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी। एस्केप करना मतलब क्या होता है, छुटकारा, छूटना, ये छूट के भागना, छूट के भागना, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी मतलब छूट के भागना। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज, इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी चाहिए ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्ट किया जाए और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चले जाए, उसी को कहते हैं हम क्या, एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी की जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा √2gm/r और वैल्यू है 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर। चलिए, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो, किसी भी तरीके के सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें सेंट्रिपिटल फोर्स जरूर प्रेजेंट रहेगा। किसी भी तरीके के सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स जरूरी है वो है कौन सा, सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगता है, एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। एंड सेंटर सीकिंग फोर्स बोलते हैं हम इसको, सेंटर से लगने वाला फोर्स। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है केपलर के 3 लॉज बताने हैं और ये भी बताना है कि न्यूटन कैसे कैसे आया इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर। देखो, 3 लॉज केपलर ने जो दिए वो है, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन इलिप्स, is in shape of an ellipse having the sun at one focus। तो पहला जो लॉ है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर जी का जो पहला लॉ है उसी को क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। वो बताते हैं ऑर्बिट के बारे में कि द शेप जो है ऑर्बिट का वो कैसा है, एलिप्स, एलिप्टिकल शेप है। शेप ऑफ एन ऑर्बिट ये कैसा है, एलिप्टिकल शेप है। और एलिप्टिकल शेप में हमने बात की थी 2 फोकाई रहते हैं और उन 2 फोकाई में से हमेशा सन एक फोकाई पे प्रेजेंट रहेगा। 2 फोकाई में से हमेशा सन एक फोकाई पे प्रेजेंट रहेगा। ये है कौन सा, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि ऑर्बिट जो है प्लैनेट का वो कैसा है, एलिप्स, और जो सन है वो 2 फोकाई में से एक फोकाई पे हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। The area swept over per hour by the radius joining the sun and the planet is same in all parts of the planet orbit। देखिए, ये करना है तो ये कर लीजिए, और एक लिख के देता हूं मैं, और एक लिख देता हूं यहाँ पे, और एक लिख देता हूं द लाइन joining the sun and planet sweeps equal area in equal interval of time, sweep equal area in equal interval of time। जो केपलर्स के लॉज अगर आपको नहीं समझेंगे तो आप जाइए इडो लॉन्चर सर्च कीजिए, इडो लॉन्चर 02, वहां पे आपको केपलर्स के लॉज पूरी डिटेल में समझाए गए हैं, ठीक है। चलिए, ये भी ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है, इसी को कहते हैं सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। आई होप आपको ये समझ गया होगा अच्छे से। इसको अगर समझना बच्चों तो आप जाइए वीडियो देखिए, वहां पे ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो आपको पूरे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करवा के देगा। थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ, देखो बच्चों, थर्ड लॉ भी लर्न करने की जरूरत नहीं रहती, इस तरीके से जाओ, इस तरीके से जाओ, स्क्वायर ऑफ, इसको हम
बनाएंगे डेफिनेशन में, द स्क्वायर ऑफ, क्योंकि स्क्वायर है वहां पे, द स्क्वायर ऑफ टी का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टी को बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन around the sun is directly proportional to क्यूब, पहले हमेशा पावर्स को लिखना, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, देखो कितना है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। अगर आपको ये पता है आप इजीली डेफिनेशन बना सकते हो, स्क्वायर जो है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस की। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि न्यूटन जी ने कैसे केपलर का थर्ड लॉ यूज किया और इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ किया। तो देखिए ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, अगर हम देखें ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के टाइम पे कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। और अगर हम v के फॉर्मूला लिखें सर्कुलर मोशन का तो यह आ जाएगा सरकमफरेंस अपॉन टाइम, सरकमफरेंस अपॉन टाइम, सरकमफरेंस क्या होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m v की जगह लिखेंगे ये 2 पाई आर डिवाइड बाई टी का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा r। क्लियर। अब देखिए इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 m पाई स्क्वायर r स्क्वायर, नीचे आ जाएगा t स्क्वायर इंटू r। अगर केपलर का लॉ लगाना है हमें तो केपलर का लॉ क्या है, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, d की जगह r लिख सकते हो। फिर उसके बाद में t स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया आपने, इसकी जगह कांस्टेंट ले लिया। और ऐसा लिख सकते फिर आगे में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, नीचे आ गया ये डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, साइड चेंज होगी तो इज इक्वल टू के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आर क्यूब बनाना है, ऊपर में आर क्यूब बनाना पड़ेगा, टी स्क्वायर तो प्रेजेंट है, इसको आर क्यूब बनाने के लिए एक्स्ट्रा आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर इंटू आर अपॉन आर। ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना क्योंकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहना चाहिए। तो यहाँ आ जाए 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर स्क्वायर, आर इंटू आर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको अलग निकालते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है देखिए, 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, उसके बाद मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। देन अगर हम केपलर के लॉस के थ्रू निकालना चाहे तो केपलर के लॉस के थ्रू हमें क्या मिलेगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, इसका कांस्टेंट मिल जाएगा इनटू 1 बाय आर स्क्वायर। चलिए इनको पुट करते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा कांस्टेंट हमारे लिए, आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ से टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब पता है हमें कितना है वो के, सो आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्क्वायर कितना होगा 1 बाई के। क्या किया सर, क्या किया सर ने रेसिप्रोकल कर लिया उसका, तो एफ सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम और यहाँ कितना आ जाएगा 1 बाई के 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये सभी जो टर्म्स है वो है कांस्टेंट। तो जब आप कांस्टेंट से कांस्टेंट्स को हटाते हो और प्रोपोर्शनलिटी की तरफ जाते हो तो ऐसा आएगा, फोर्स इज इनवर्सली, यहाँ पे फोर्स ही लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट हट गए तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी आप यूज कर सकते हो, कांस्टेंट हट गए प्रोपोर्शनलिटी यूज कर सकते हो। ओके, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा ये।
अच्छे तरीके से समझ गया होगा। तो इस तरीके से न्यूटन ने केपलर का थर्ड लॉ यूज किया। और इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी चीज को क्या कहते हैं हम, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ तक वो आए। ओके, आपको डीपली एक्सप्लेन किया गया है इनके वीडियो में। तो आप अगर चाहते हो देखना पूरा डिटेल में तो सर्च करो एडो लॉन्चर 04, वहाँ पे आपको इनके बारे में सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्या बोल। तो अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, इसको रीड करते हैं। एक स्टोन को ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और वो h हाइट तक गया। बिफोर कमिंग डाउन वो h हाइट तक गया। शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप, जितना समय ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही समय नीचे आने के लिए लगा, ये हमें शो करके बताना है। ठीक है, इजी है। और हमेशा कंसेप्ट में भी ये ध्यान रखना है कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी लगता है। तो लिखते हैं फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन ऊपर जाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है तो सबसे पहली स्टेप आपकी रहेगी कि u निकालना। तो यहाँ से u अगर निकालते हो तो इसको इधर भेजना। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी, v माइनस ए टी, इसको फर्स्ट नंबर दे दो। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा u के जगह पे v माइनस ए टी और बाहर आ जाएगा t हाफ ए टी स्क्वायर। ब्रैकेट में t को मल्टीप्लाई कीजिए तो यह जाएगा वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो ए टी स्क्वायर माइनस में है और यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो -1 में से प्लस हाफ चले गए तो क्या बचेंगे, माइनस हाफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए s की वैल्यू कितनी है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बॉडी ने, h हाइट तक गया है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 0, क्योंकि जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है तो v की वैल्यू रहेगी 0 और a की वैल्यू रहती है नेगेटिव। a की वैल्यू कैसे रहेगी, नेगेटिव, माइनस जी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं s की जगह पे h, ये हो जाएगा 0 माइनस हाफ और यहाँ पे a की जगह पे माइनस जी टी स्क्वायर। h इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये अपवर्ड मोशन के लिए था। अब निकालते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन, नीचे आने के लिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर डाउनवर्ड मोशन बच्चों ये ध्यान रखो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसमें u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू रहेगी प्लस जी, a की वैल्यू रहेगी प्लस जी। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे आएगा। तो h इज इक्वल टू ई हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, यहाँ पे लिखेंगे जी टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप देखो बच्चों, सेकेंड और थर्ड को, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आपको ये पता चल रहा है कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लग रहा है। सो टाइम जो है, हाइट जो है, हाइट अगर हम दोनों की हाइट देखें और हाइट से फार्मूला निकालें, एक सेकेंड, हाइट से फार्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ से हाइट से फार्मूला देखिए, जो हाइट से फार्मूला है वो निकाल लेते हैं, इसको हटा के। एक सेकेंड, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ से टाइम का फार्मूला निकालें, क्या होगा, 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी और स्क्वायर के साइड चेंज होगी तो अंडर रूट, यह आ जाएगा t1 मान लीजिए जाने वाला टाइम। और यहाँ पे भी सेम वैसा ही, ये 2 इधर चले गया तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी अंडर रूट में। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, अब अगर कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को तो हमें समझ रहा है जितना टाइम ऊपर जाने के लगा उतना ही टाइम नीचे आने के लगेगा। तो देयरफॉर t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2h अपॉन जी। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू गो अप इक्वल टू टाइम टेकन
टू कम डाउन। जितना समय ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही समय नीचे आने के लिए भी लगेगा। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? इफ द वैल्यू ऑफ जी डबल हो गई, बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू, इट विल बिकम 2 टाइम्स मोर डिफिकल्ट। ये 2 गुना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट को पुल करना किसी फ्लोर पे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा? वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। W इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा g के। जितना ज्यादा g होगा उतना ज्यादा W होगा। तो अगर g जो है वो डबल हो गया तो वेट भी डबल हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और उसका वेट अगर बढ़ जाएगा तो हमें ज्यादा फोर्स से उसको खींचना पड़ेगा। देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स जो कि बॉडी के ऊपर लग रहा है जिससे वो अट्रैक्ट होता है। और वेट का फॉर्मूला ये रहता है mg, जो कि आपको अभी समझाया मैंने। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेट का फॉर्मूला ही mg है, तो बच्चा दोनों बातों पर डिपेंड करेगा ना, वो मास पे भी डिपेंड करेगा और जी पे भी डिपेंड करेगा। मास अगर बढ़ता है तो भी वेट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे किसी का वजन ज्यादा रहता है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और जी अगर बढ़ता है तो भी वेट बढ़ेगा। इफ द वैल्यू ऑफ जी डबल, अगर वैल्यू ऑफ जी डबल होगा तो फोर्स जो अट्रैक्ट करने वाला है वो भी डबल हो जाएगा। दस द ऑब्जेक्ट बिकम ट्वाइस एज हेवियर, तो ऑब्जेक्ट दुगना भारी हो जाएगा। अगर वो दुगना भारी हो गया मतलब कि हमें और ताकत लगानी पड़ेगी उसको फ्लोर पे पुल करने के लिए। क्लियर? क्लियर? इजी। यहाँ से आप समझ सकते हो कि W इज इक्वल टू एम जी। अगर G डबल हो गया तो W भी डबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं अगले सवाल में वो रीड करते हैं। एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ G इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। G की वैल्यू सेंटर पे 0 क्यों रहती है? एक बेसिक तो रीजन ये है बच्चों कि हम जब भी G का फॉर्मूला लेते हैं वो रहता है GM अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो R है ये हम कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ से, सेंटर ऑफ अर्थ से। तो एट सेंटर ही अगर देखें हम, एट सेंटर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और जिस वजह से जी भी हो जाता है 0। क्लियर हुआ? ये बेसिक रीजन है। अब देखते हैं यहाँ क्या दिया। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, फोर्स ड्यू टू एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ एट द सेंटर विल बी कैंसल ड्यू टू पोर्शन अपोजिट टू इट। क्या कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो फोर्सेस रहेंगे वो सभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सभी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो कैंसिल कर देंगे। दस ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑन एनी बॉडी विल बी 0। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी 0 होगा। सिंस फ्रॉम न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें पता है F इज इक्वल टू एम जी। सिंस मास तो चेंज नहीं होगा और मास तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो देयरफॉर फोर्स 0 है। इसका मतलब जो है जी भी 0 है। फोर्स 0 है तो जी भी 0 है। समझ रहा? सेंटर पे फोर्स 0 क्यों है सर? क्यों है फोर्स 0 सेंटर पे? क्योंकि बच्चों जो सेंटर पे लगने वाला फोर्स है वो सभी डायरेक्शन में बराबर है। ये देखो, इधर भी जा रहा है सेंटर से, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर नीचे हर जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है। तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और कैंसिल करने के बाद पूरे तरीके से फोर्स कितना हो गया? 0। अगर फोर्स 0 मतलब कि जी भी 0, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mg। मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो ये 0 तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम सवाल को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टार इज टी। तो पहले हमें दिया है डिस्टेंस के बारे में। देखो यहाँ लिखेंगे हम इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन इजी क्वेश्चन है बहुत, ध्यान देना अच्छे से। इनिशियल कंडीशन, जो टाइम दिया था हमें वो कितना था? टी, और जो डिस्टेंस दिया था वो कितना था? आर। अब फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन क्या दिया? प्रूफ दैट इफ इट वाज डिस्टेंस 2r, अगर डिस्टेंस कितना हो गया? 2r, तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r फ्रॉम द स्टार, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी √8t। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम कितना आ जाएगा? फाइनल में टाइम लिखेंगे
रूट 80 ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, हम लगाएंगे केपलर का थर्ड लॉ बाय केपलर्स थर्ड लॉ। क्या है केपलर का थर्ड लॉ? सिंपल सी बात है, केपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्यूब तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ये चीज ध्यान रखना अभी, 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका भी 1 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर स्क्वायर इधर, क्यूब क्यूब इधर। क्यूब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 2 आएगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता तो उल्टा हो जाता, 1 के सामने 2 आता और 2 के सामने 1 आता। ओके क्लियर? चलिए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो T1 की वैल्यू दी है इनिशियल में T, T2 की वैल्यू हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो पुट मत करो, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। स्क्वायर यहाँ लिख लो, R1 की वैल्यू है R और R2 की वैल्यू कितनी है 2R, तो ब्रैकेट में लिखना 2R का क्यूब, T स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर R क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 R क्यूब, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, 8 को इधर दे दो तो 8 T स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होंगे, T2 स्क्वायर हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, आंसर ही आ गया, स्क्वायर रूट ले लो। तो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8T। देखिए T2 का स्क्वायर रूट लिया T2 आया, T स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया T आया, 8 किसी का स्क्वायर ही नहीं है तो उसको रूट में डाल दिया हमने। जो किसी के स्क्वायर नहीं होते उसको रूट में डालना पड़ता है, जो किसी के स्क्वायर नहीं होते उनको रूट में डालना पड़ता है। हेंस प्रूफ्ड कि जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होगा बाद में वो हो जाएगा रूट 8T। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा सारी चीजें। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे परेशान कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर मैसेज कीजिए मुझे। तब तक बाय बाय टाटा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।